हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल दीपा स्वामी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th का 4th चैप्टर कार्बन एवं इसके यौगिक। ये जो चैप्टर है कार्बन एवं इसके यौगिक, ये हमारे विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? कार्बनिक रसायन। तो कार्बन और उसके यौगिकों का जो हम अध्ययन करते हैं, विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है? कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? कार्बन एवं इसके यौगिकों का, या हम कह सकते हैं कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन हम कार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। अब कार्बनिक यौगिक किन किन से मिलकर बने होते हैं? कार्बन जो है वो किन किन के साथ सहयोग करेगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन्स। और भी बहुत सारे यौगिक हैं। इनके साथ में कार्बन बंध बना रहा है तो यौगिक क्या कहलाएंगे? हमारे कार्बनिक यौगिक। और कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक रसायन। तो प्राचीन काल में पहले क्या मान्यता थी कि जो हमारे कार्बनिक यौगिक हैं ये जीवधारियों से ही हमें प्राप्त होते हैं, उसको हम लैब के अंदर प्राकृतिक रूप से संश्लेषित नहीं कर सकते। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? बर्जीलियस ने। बर्जीलियस ने क्या कहा? बर्जीलियस ने सिद्धांत दिया था जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत दिया। और ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो कार्बनिक यौगिक है इनका स्रोत क्या है? जीवधारी। कार्बनिक यौगिक हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? जीवधारियों से ही प्राप्त होंगे, हम इनका प्रयोगशाला में संश्लेषण नहीं कर सकते। कार्बनिक यौगिकों का सोर्स क्या होता है? जीवधारी। जो लिविंग बींग्स है, नेचुरली जो हमें प्राप्त होते हैं वही हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बाद में इनके इस सिद्धांत का खंडन किसने किया? साइंटिस्ट आए एक वोहलर। वोहलर ने क्या करा कि लेबोरेटरी के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण किया। अकार्बनिक रसायन लिए, यौगिक लिए और उनसे इन्होंने कार्बनिक यौगिक बनाया। वो हमारा पहला संश्लेषित कार्बनिक यौगिक था जिसका नाम क्या है? यूरिया। यूरिया हमारा प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है। ये हमारे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है, तो हमें इसे ध्यान रखना है कि प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सा है? कौन सा है? यूरिया। और ये किसने बनाया? वोहलर ने। तो दोनों बातें हमें इसकी ध्यान रखनी है। कौन से केमिकल से बनाया था? इसने अमोनियम साइनेट लिया जिसका फॉर्मूला क्या है? NH4CNO। इसका नाम क्या है? अमोनियम साइनेट। इसको जब गर्म किया तो क्या बना? यूरिया बना। और यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2COONH2। ये हमारे यूरिया का फॉर्मूला है और यह प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है जो किसने बनाया था? वोहलर ने बनाया था। और इसके निर्माण के साथ ही बर्जीलियस की जो जैव शक्ति सिद्धांत था उसका खंडन हो गया कि जो कार्बनिक यौगिक है वो जीवधारियों से ही प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, हम इनको लेबोरेटरी में भी प्राकृतिक रूप से, कृत्रिम रूप से संश्लेषित कर सकते हैं। अब हम कार्बन की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहला कि कार्बन का सिंबल क्या होता है? इसका प्रतीक क्या है कार्बन का? C। इसे हम C के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसकी आवर्त सारणी में स्थिति कहाँ पर है?
कहाँ ये पाया स्थित है? यह आवर्त सारणी में दाईं ओर प्रेजेंट होता है, उस साइड में। और दाईं ओर जो प्रेजेंट है उन्हें हम क्या बोलते हैं? अधातु। दाईं ओर हमारी अधातु प्रेजेंट होती हैं। और इनका वर्ग कौन सा है? वर्ग कह दो चाहे समूह या ग्रुप, 14वां वर्ग है इनका। और आवर्त कौन सा है? पीरियड कौन सा है? दूसरा। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? कितने सीरियल नंबर पे कार्बन आता है? 6 नंबर पे। ये 6 नंबर पे आता है। हमें मालूम है कि जो परमाणु क्रमांक का नंबर होता है वही उसके प्रोटॉन की संख्या होती है और वही उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 हो गए। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन कैसे परमाणु में व्यवस्थित होते हैं, नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में किस प्रकार भरे होते हैं, तो ये बताने के लिए हम किसकी चर्चा करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार वितरित होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो परमाणु कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार होता है? पहला जो कोश है हमारा K, इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। K के बाद L आता है दूसरे नंबर पे। पीछे कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन हमारे किस में पाए जाते हैं? L में पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा करें तो किस प्रकार से होता है ये? 1s2, 2s2 और 2p2। ये 1 हमारा किसको शो कर रहा है कि कौन सा हमारा कोश चल रहा है। तो पहला कोश जो होता है उसके लिए हम 1 लिखेंगे और दूसरे कोश के लिए हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो पहले कोश में हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और पहले कोश में ओनली s ब्लॉक में ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो हमने पहले कोश में s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। जब L की चर्चा करते हैं तो L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और वो किस प्रकार से भरते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हम 2 तो हम S में भरते हैं और 6 हम किस में भरते हैं? P में भरते हैं। तो ये दूसरा कोश शुरू हो गया। सबसे आगे जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? कोश की संख्या। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन हमने S में भर दिए और फिर जो 2 बचे वो कहाँ जाएंगे? P में जाएंगे। पहले हम S को पूरा भरेंगे, फिर जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो हम P में इसमें भर देंगे। तो L में हमारा S भी होता है और P भी होता है। तो ये K के इलेक्ट्रॉन हो गए और ये हमारे L के इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन की बात करें तो कार्बन में जो बाह्यतम कोश है वो कौन सा है? हमारा L। L कार्बन का बाह्यतम कोश कह दो या फिर संयोजकता कोश कह दो। तो जब भी हम कोई यौगिक बनाएंगे तो हम कौन से इलेक्ट्रॉनों की चर्चा करेंगे? ओनली बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे बाह्यतम कोश की चर्चा करनी है। तो इलेक्ट्रॉन हमारे कैसे भरे होते हैं? ये हमारे 1s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 2s की चर्चा करें तो ये हमारा 2s हो गया और 2p में हमें 3 ब्लॉक बनाने हैं क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें और एक ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। पहले हम ओनली 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ये हमारा 2p2 हो गया। अब क्या होता है कि जैसे ही हम कार्बन को ऊर्जा देते हैं, ये उत्तेजित अवस्था में आता है, तो क्या होगा? इसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन हमारा बाह्यतम कोश में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इस खाली वाले बॉक्स में चला जाएगा। तो इसकी संरचना फिर कैसी बन जाएगी? इसमें एक आ गया और यहां कितने हो गए? तो ये हमारे 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं हमारे। तो ये 4 हमारे इलेक्ट्रॉन है, ये अयुग्मित है, एक एक है। और हमें मालूम है कि एक बंध बनाने के 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास है, एक किसी दूसरे अन्य यौगिक तत्व के साथ में संयोग करेगा, उससे आ जाएगा। तो इस प्रकार कार्बन की जो संयोजकता होती है वो क्या होती है? 4 होती है। और अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि
कार्बन का बाह्यतम कोश कौन सा एल है, और एल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन आप मैक्सिमम भर सकते हो। 4 तो ऑलरेडी है, तो 4 या तो त्याग लेगा वो या ग्रहण कर लेगा, तो कार्बन की संयोजकता क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने कार्बन की सामान्य जानकारी देखी कि क्या इसका सिंबल है, आवर्त सारणी में क्या पोजीशन है, और किस प्रकार हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं। तो अभी हमने चर्चा कर ली कि कार्बन की जो संयोजकता है वो कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब इसमें जो कार्बन में जो बंध बनता है तो उसमें आबंध होता है, बॉन्डिंग होती है, वो किस प्रकार की पाई जाती है। तो कार्बन में जो बंध होता है वो किस प्रकार होता है, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध। अब इसमें सहसंयोजक बंध क्यों बनता है, पहले इसको हम समझते हैं। देखो, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 इलेक्ट्रॉन अगर उसको अपना अष्टक पूरा करना है तो क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे। तो उसके आवेश क्या आ गया, 4-। अब 4- आवेश आता है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 तो इसके खुद के थे ही इलेक्ट्रॉन, 4 इसने और ग्रहण कर लिए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और प्रोटॉन कितने इसके पास में, 6 इसमें प्रोटॉन है। प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं। अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होने की वजह से हमारा नाभिक जो होता है वो उदासीन होता है, लेकिन जो 6 प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाता है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन की वजह से लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल हमारा कम हो गया, जिससे इलेक्ट्रॉनों को वो बांध नहीं पाएगा, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन ग्रहण नहीं कर पाता है। अगर हम बात करें कि वो 4 इलेक्ट्रॉन है वो त्याग दे और आवेश क्या ले ले, 4+। जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो आवेश कैसा हो जाएगा, धन आवेश आ जाएगा, और धन आवेश आने से उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, बाहर 2 तो अंदर वाले कोश के थे और 2 बाहर वाले के हो गए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। सॉरी, बाहर वाले कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पूरे ही त्याग दिए, तो इसके पास में टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे 4 निकालने के बाद में। अब प्रोटॉन की संख्या 6 है और इलेक्ट्रॉन हमारे 2 ही हैं, तो क्या होता है कि जब हम ये कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा, एक एक करके त्यागेगा। मान लो पहले इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, पीछे कितने बचे, 3 इलेक्ट्रॉन। अब 6 प्रोटॉन जो है वो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा मजबूती से बांधेगा। ज्यादा मजबूती से बांधेगा तो क्या होगा, जब हम अगला ही 5वां इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो जैसे ही हम फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो पीछे कितने बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 6 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा मजबूती से बांधेंगे तो हमें और ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। तो यहाँ जो हम ये ऊर्जा देते हैं, इस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। तो यहाँ पे आयनन ऊर्जा का मान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करेंगे। तो ये कार्य करना हमारा बहुत ही कठिन हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि कार्बन जो है अपना अष्टक पूरा करने के लिए न तो इलेक्ट्रॉन है वो त्याग सकता है चारों, कि 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करके उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त कर ले, और न ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। दोनों कार्य इसके लिए बहुत ही कठिन हो जाते हैं। तो इन दोनों कार्य को ये नहीं कर पाता, न तो ग्रहण कर पाता है 4 और न ही त्याग पाता है। तो अपनी 4 संयोजकता वो कैसे पूरी करेगा, कैसे पूरी करता है, सहसंयोजक बंध के द्वारा। सहसंयोजक बंध क्या होता है, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है।
जो बंध बनाने वाले जो भी हमारे तत्व हैं, परमाणु हैं, वो क्या करेंगे, आपस में अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। तो अपन सामान्य परिभाषा देखें तो क्या होगी, बंध बनाने वाले दोनों परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। जैसे एक बहुत ही जनरल एग्जांपल लें इसका अपन, मेथेन कार्बन का यौगिक है, फॉर्मूला क्या है CH4। तो इसमें कैसे सहसंयोजक बंध बनता है, ये कार्बन है, इससे 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ठीक है। अब क्या करेगा, इनके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपन मेंशन कर देते हैं, क्योंकि यौगिक बनाने के लिए ओनली अपन बाह्यतम कोश के ही इलेक्ट्रॉन्स की चर्चा करते हैं। तो हाइड्रोजन के पास, चारों के पास बाह्यतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम थोड़ा क्रॉस से दर्शा देते हैं। तो जब बंध बनाएंगे तो क्या होगा कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन तो लेगा ही, और हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन है वो भी अपने साथ काउंट कर लेगा। हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको भी अपने साथ काउंट कर लेगा। तो कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 तो खुद के हो गए और 4 इसने हाइड्रोजन के ले लिए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका अष्टक पूरा हो गया। अब हम हाइड्रोजन की चर्चा करें तो हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक तो इसके पास होता ही है, दूसरा कहां से लेगा, ये कार्बन का ले लेगा। इस प्रकार से एक तो हाइड्रोजन का है ही और एक कार्बन का और ले लिया। तो इसी प्रकार से ये चारों कार्बन बंध बना लेंगे। तो अपन क्या देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में भी आ रहे हैं और कार्बन में भी आ रहे हैं, दोनों में काउंट हो रहे हैं। जैसे अपन देखें कोई दीवार होती है, 2 कमरे बिल्कुल चिपके हुए बने होते हैं, तो वो दीवार हमारे पहले कमरे में भी काउंट होगी और दूसरे कमरे में भी बराबर काउंट होगी, दोनों में उसको हम गिनेंगे। तो ऐसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के लिए अष्टक पूरा करने में भी काम आएंगे और कार्बन में भी काम आएंगे। तो इस प्रकार कार्बन ने और हाइड्रोजन ने दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करी और अपना अष्टक पूरा कर लिया। तो ये जो इस प्रकार से बंध बनता है इसे हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध में जब एक बंध बनता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स काम में आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं। तो यहाँ पे एक बंध बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन देगा और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा। तो इसकी मेथेन की संरचना किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से कार्बन के चारों ओर 4 हाइड्रोजन व्यवस्थित रहते हैं। तो अभी हमने देख लिया कि कार्बन जो है सहसंयोजक बंध क्यों बनाता है और इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो एक कारण तो ये है कि कार्बन सहसंयोजक बंध क्यों बनाता है, क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागना भी उसके लिए मुश्किल होता है और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना भी मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से सहसंयोजक बंध की वजह से जो यौगिक बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। तो यौगिक हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आयनिक यौगिक होते हैं और एक होते हैं सहसंयोजक यौगिक। तो अभी हमने देखा कि कार्बन जो है वो किस प्रकार का बंध बनाता है, सहसंयोजक बंध बनाता है। और जिन यौगिकों में सहसंयोजक बंध बनता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजक यौगिक। और जिनमें आयनिक बंध बनता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक। तो सहसंयोजक बंध की क्या क्या विशेषताएं हैं, सहसंयोजक यौगिकों की क्या क्या विशेषताएं हैं, एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि जो सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं तो यौगिक में जो भी हमारे तत्व काम में आते हैं, परमाणु काम में आते हैं, उनकी जो विद्युत ऋणता है वो समान होती है। तो सहसंयोजक यौगिक कौन बनाता है, समान विद्युत ऋणता
वाले तत्व होते हैं वो हमारे क्या बनाएंगे, सहसंयोजक यौगिक। विद्युत ऋणता का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणता। तो वो पावर अगर दोनों की सेम होगी तो ही हमारे सहसंयोजक यौगिक बनते हैं। आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक उनमें बनते हैं जिनमें आयंस बनते हैं, और आयंस कब बनते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने से और देने से। अगर हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं तो हमारे कौन सा आयन बनेगा, ऋण आयन। अगर हमने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो ऋण आयन बनेगा, और हमने इलेक्ट्रॉन त्यागा है, दाता है हम, तो हमारे कौन सा आयन बनेगा, धन आयन बनेगा। तो इन दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर है। ऋण आयन का विद्युत ऋणता ज्यादा है और धन आयन की विद्युत ऋणता कम होती है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की पावर है और इसकी त्यागने की पावर है। तो जब बंध बनाने वाले दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर होता है तो हमारा कौन सा यौगिक बनेगा, आयनिक यौगिक। तो अपन क्या कहेंगे, असमान विद्युत ऋणता वाले तत्वों में हमारे कौन से बंध बनेंगे, आयनिक बंध बनेंगे। एक तत्व तो हमारा विद्युत ऋणी होगा जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और दूसरा क्या होगा, विद्युत धनी होगा जिसका नेचर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देने का। यहाँ अपन बस जनरल थोड़ा सा आइडिया ले रहे हैं कि सहसंयोजक यौगिक में और आयनिक यौगिक में क्या डिफरेंस होता है। सहसंयोजक यौगिकों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। जो भी बंधित परमाणु हैं दोनों, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, शेयरिंग होगी। बंध बनाने में जो भी दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों परमाणुओं के साथ में काउंट होंगे, जैसा कि हमने भी चर्चा की थी। और आयनिक यौगिकों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। एक है वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और एक है वो कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लेगा। सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो आयनिक यौगिकों से दुर्बल होते हैं, अपेक्षाकृत दुर्बल होते हैं। और ये कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं। ये जो यौगिक होते हैं वो मजबूत होते हैं। मजबूत यौगिक, प्रबल बंध, मजबूत नहीं, अपन क्या लिखेंगे, प्रबल बंध बनाते हैं। तो प्रबल बंध बनाने की वजह से इनकी स्थिति कैसी होती है, आयनिक यौगिक होते हैं और ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और सहसंयोजक यौगिक द्रव या फिर गैस अवस्था में पाए जाते हैं। सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, विद्युत के कुचालक। ये धारा प्रवाहित नहीं करते हैं अपने में से, लेकिन इसका एक अपवाद है। तो अपवाद पे जो क्वेश्चन है वो अक्सर पूछा जाता है। अपवाद क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमारे कार्बन का ही अपर रूप है, तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन एक ग्रेफाइट ही इसका अपवाद है जो विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट कैसा है, सुचालक है, धारा प्रवाहित करता है, क्योंकि इसमें एक है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ग्रेफाइट की चर्चा हम आगे कार्बन के अपर रूप देखेंगे, वहां डिटेल में करेंगे। जो आयनिक यौगिक हैं वो ठोस अवस्था में धारा का चालन नहीं करेंगे, लेकिन जब हम इनका विलयन बना देंगे या इनको पिघलाएंगे, गलित अवस्था होगी इनकी, मेल्टेड होगी, तो गलित अवस्था में क्या करते हैं, ये सुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। गलित अवस्था में ये और विलयन के रूप में ये सुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट और क्या है कि इनमें अपेक्षाकृत दुर्बल बंध होता है। दुर्बल बंध होने की वजह से क्या होते हैं, इनकी गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो निम्न होते हैं।
जबकि आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। बहुत उच्च क्यों होते हैं? क्योंकि प्रबल बंध बनाते हैं और इन बंध को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। और गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? गलनांक क्या है? गलनांक में ठोस जो है वो द्रव अवस्था में बदलता है और क्वथनांक में जो द्रव है वो गैस में बदलता है। यानी क्वथनांक हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, कोई चीज बॉइल हो रही है, और गलनांक में पिघलता है। तो इन दोनों की गलनांक और क्वथनांक है जो आयनिक यौगिकों के बहुत उच्च होते हैं क्योंकि प्रबल बंध बनाते हैं, और ये दुर्बल बंध बनाते हैं तो इनके निम्न होते हैं, इजीली यह इनके बंध जो है वो टूट जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद, अब हम चर्चा करेंगे बिंदु संरचना या डॉट स्ट्रक्चर। इस पे क्वेश्चन हमारा पूरी संभावना होती है एग्जाम में पूछे जाने की। तो इस चैप्टर में जितने भी हमारे यौगिकों के अणुसूत्र आए हैं उन सब की हमें बिंदु संरचना बनानी है। तो कुछ के एग्जांपल्स तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और बाकी आपको प्रैक्टिस के रूप में सारी संरचनाएं आपको बनानी है। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले अपन इजी से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेंगे H2 की जो हाइड्रोजन गैस है उसकी बिंदु संरचना कैसे होती है। तो हमें मालूम है जो हाइड्रोजन के दो अणु, हाइड्रोजन अणु में क्या होते हैं, हाइड्रोजन के दो परमाणु होते हैं, वो आपस में इस प्रकार से जुड़े होते हैं। तो जब सेम नेचर की बंध बनाते हैं परमाणु आपस में तो वो कौन सा बंध बनाएंगे? सहसंयोजक बंध। क्योंकि दोनों की प्रकृति सेम है तो आयनिक बंध तो बन नहीं सकता। तो जब समान विद्युत ऋणता वाले तत्व आपस में बंध बनाते हैं तो कैसा बंध बनाएंगे? सहसंयोजक बंध। अब इस सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किस प्रकार से होती है उसकी हम चर्चा करते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और वो इलेक्ट्रॉन किस में होगा? K में होगा। दो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ये पहला हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन। इन दोनों के हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है उनको मेंशन करते हैं। एक को मैंने डॉट से दर्शा दिया और एक को मैंने क्रॉस से दर्शाया। अब हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूरा करना है तो अष्टक पूरा करेगा तो क्या करेगा? ये उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करेगा। अष्टक पूरा होते ही क्या हो जाएगा? यह उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो हाइड्रोजन अपना अष्टक पूरा करेगा तो उससे कौन सी गैस का विन्यास प्राप्त होगा? हीलियम का, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करते ही क्या होता है? जो हमारा अणु होता है, यौगिक जो होता है वो स्थायी हो जाता है। तो कोई भी यौगिक चाहता है कि मैं स्थायी हो जाऊं, चाहे इलेक्ट्रॉन लेन देन करके बनूं, चाहे मैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके बनूं। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों का नेचर सेम है तो लेन देन तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी और वो उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त कर लेंगे। तो ये जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा? इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर काउंट कर लेगा, दोनों की साझेदारी हो रही है। तो इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब हम इस दूसरे वाले हाइड्रोजन की चर्चा करेंगे तो भी क्या होगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन उसके साथ भी काउंट हो जाएंगे। तो हमने क्या देखा कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों के साथ में काउंट हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। तो इस प्रकार हमारा क्या बन रहा है? हाइड्रोजन का अणु बन रहा है। हाइड्रोजन अणु का निर्माण हमारा इस प्रकार से हुआ, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, यानी एक पेयर काम में आ रहा है। तो एक बंध बनने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे एक ही बंध बन रहा हाइड्रोजन के बीच में, तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच में एक ही बंध
दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हाइड्रोजन की बिंदु संरचना कैसे होती है। तो एग्जाम में भी हम क्या करेंगे कि एक तत्व के जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम डॉट से दर्शाएंगे और एक को क्रॉस से दर्शाएंगे, ताकि हमें समझने में परेशानी नहीं हो। हाइड्रोजन के बाद हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे ऑक्सीजन की। यहाँ मैं वही एग्जाम्पल्स की चर्चा कर रही हूँ जो अपनी बुक में दिए हुए हैं। तो ऑक्सीजन कितने नंबर पे होता है? परमाणु क्रमांक इसका है हमारा 8 नंबर पे होता है। इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कैसे भरेंगे? K में 2 भरेंगे, L में 6 भरेंगे। तो अंदर में जो K तो पूरा भरा हुआ है, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स की चर्चा करेंगे। और ऑक्सीजन के पास बाह्यतम कोश पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब L में जो 6 इलेक्ट्रॉन है, L में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 6 तो इसके पास है। अब वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए 6 त्यागना तो उसके लिए मुश्किल है, बजाय कि वो 2 ग्रहण कर ले। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तब इसका जो विन्यास है वो पूरा हो जाएगा, इसका अष्टक पूरा भर जाएगा और वो स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार प्राप्त करता है? अब यहाँ पे क्या है कि जो बंध बन रहा है वो दोनों किस में बन रहा है? सेम ऑक्सीजन में। तो सेम नेचर की होने की वजह से कैसा बंध बनेगा? सहसंयोजक बंध बनेगा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। तो साझेदारी किस प्रकार से होगी? देखो, अपन दोनों ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन मेंशन कर लेते हैं। 2 2 2 4 तो 6। पहले ऑक्सीजन के मैं 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब दूसरे के मैं क्या लिख दूंगी? 6 इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दर्शा दूंगी। तो देखो बच्चों, हम बीच में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे? अभी हमने हाइड्रोजन में देखा बीच में 1 इलेक्ट्रॉन रखा था, यहाँ मैं बीच में 2 रख रही हूँ। तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि 2 रखने की 3 रखने? तो हम क्या देखेंगे कि उसे कितने इलेक्ट्रॉनों की और जरूरत है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, उतने हम इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। तो यहाँ पे हम अष्टक पूरा करें। इस ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन तो है, 2 और चाहिए। तो 2 किससे लेगा? इस पास वाले ऑक्सीजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन वो अपने अंदर काउंट करेगा। अब इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 6 तो इसके थे, 2 ये और ले लिए। इसकी बात करें तो ये क्या करेगा? इस वाले के ये इलेक्ट्रॉन्स भी अपने अंदर काउंट कर लेगा। तो हमने क्या देखा कि बीच के जो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इन दोनों के साथ में काउंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है? 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। अब एक बंध बनने में 2 इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कैसा बंध बनेगा? हमारा द्विबंध बनेगा। तो ऑक्सीजन की हमारी संरचना किस प्रकार से बन जाएगी? O डबल बॉन्ड O। यानी दोनों ऑक्सीजन है वो कैसे बंध से जुड़े हुए हैं? हमारे द्विबंध से जुड़े हुए हैं। द्विबंध से क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि एक बंध को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पे जो साझेदारी हो रही है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है? 4 इलेक्ट्रॉन की हो रही है। तो ये हमने क्या देखी? ऑक्सीजन की बिंदु संरचना। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के बाद में हम नाइट्रोजन की चर्चा करते हैं। देखो, नाइट्रोजन कितने नंबर पे है? 7 नंबर पे है। 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो कैसे भरेंगे हम? 2 तो हमारे K में हो गए, L में कितने हो गए? 5 हो गए। तो इसमें बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश कौन सा? L, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अपना अष्टक पूरा भरना है, तो क्या करे? या तो 5 की 5 त्याग दे, और या क्या करे? 3 ग्रहण कर ले। तो 5 त्यागने की बजाय 3 ग्रहण करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान है। तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त कर लेगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से ग्रहण करेगा? 2 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, तो हम उन दोनों नाइट्रोजनों के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स मेंशन करते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन दर्शाने हैं, हमें 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो क्या करेंगे? जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने मैंने बताया था आपको कि उतने इलेक्ट्रॉन आप बीच में रख दो। पर ऐसा किसमें करना है? जिसमें सेम हमारे परमाणु प्रेजेंट है। तो 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन हमने बीच में रख दिए
और 2 साइड में रख दिए। इसका भी ऐसे ही करेंगे, 3 बीच में और 2 साइड में। अब क्या करना है, दोनों नाइट्रोजन के हमें 8-8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। 5 तो इसके पास है ही डॉट वाले और 3 इसके क्रॉस वाले ले लेगा, तो इस नाइट्रोजन के 8 पूरे हो गए। ऐसे ये वाला नाइट्रोजन भी अपने 8 पूरे कर लेगा। ये लोग 8 पूरे कर लिए। अब हमने क्या देखा कि जो बीच के जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये दोनों नाइट्रोजन के साथ में हम गिन रहे हैं। तो यहाँ पे जो साझेदारी कितने इलेक्ट्रॉन की हो रही है, 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। तो एक बंध बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉनों से हमारे कितने बंध बनेंगे, 3 बंध बनेंगे। तो नाइट्रोजन के बीच में कैसी संरचना हो जाएगी हमारी, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएंगे, त्रिबंध बन जाएंगे। तो किस प्रकार से लिखेंगे हम इसको, N ट्रिपल बॉन्ड N। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है साझेदारी के रूप में और 1 इलेक्ट्रॉन से हमारा 2 इलेक्ट्रॉन से हमारा एक बंध बनता है। तो इस प्रकार से हमने अभी 3 चर्चा करी। सबसे पहले हमने हाइड्रोजन की चर्चा करी जिसमें सिंगल बॉन्ड बन रहा है। फिर हमने ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड की चर्चा करी। फिर हमने नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की चर्चा करी। तो अभी तो हमने समान परमाणुओं की चर्चा करी है जिनके मध्य हमारा सहसंयोजक बंध पाया जाता है। अब हम असमान परमाणुओं की चर्चा करेंगे जिनके मध्य भी हमारा सहसंयोजक बंध पाया जाएगा। अब हम H2O की बिंदु संरचना की चर्चा करेंगे। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्योंकि 1 ही नंबर पे है, और ऑक्सीजन कितने नंबर पे, 8 नंबर पे है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे, 2 और 6। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में, 6 इलेक्ट्रॉन है L के अंदर। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 और ग्रहण करेगा। तो किस प्रकार से ग्रहण करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, हाइड्रोजन से। 2 हाइड्रोजन है तो दोनों से ये 1-1 इलेक्ट्रॉन लेगा। किस प्रकार से लेगा, इसकी संरचना कैसी होगी, बीच में ऑक्सीजन है और दोनों तरफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसके हम इलेक्ट्रॉन्स बनाए। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से दर्शाते हैं और ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 तो ऊपर नीचे भरने और 1 दोनों तरफ इस प्रकार से। तो ये हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा, एक तो इसका खुद का होगा और एक ऑक्सीजन का होगा। ये वाला भी सेम तरीके से करेगा अपने इलेक्ट्रॉन पूरे। और ऑक्सीजन कैसे करेगा, 6 तो इसे खुद के हैं और 2 इलेक्ट्रॉन कहां से ले लेगा, हाइड्रोजन का 1-1 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन के भी हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इधर जो बंध बन रहा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर बंध बनाने के काम में आ रहे हैं। तो दोनों तरफ हमारा 1-1 बंध बन जाएगा। और हमें मालूम है हाइड्रोजन को तो 1 ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी उतने बंध बनेंगे। तो हाइड्रोजन का तो 1 बंध बन गया और ऑक्सीजन के 2 बंध कैसे बने, एक इधर बन गया एक उधर बन गया। लेकिन जो जल है उसकी जो वास्तविक संरचना कैसी होती है, वी शेप की होती है। ये तो हमने जस्ट समझाने के लिए बनाई है, लेकिन जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो इसकी संरचना कैसी होती है, वी शेप की होती है। तो हाइड्रोजन जो है वो इस प्रकार से अरेंज होते हैं। तो ये हमने क्या देख ली, जल की बिंदु संरचना। अमोनिया बिंदु संरचना किस प्रकार की होती है, नाइट्रोजन, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, हमें 5 भरने हैं, 2 ऊपर भर दिए और तीनों तरफ 1 भर दी, 1-1 भर दिया। क्यों, क्योंकि हमें 3 हाइड्रोजन जोड़ने और हाइड्रोजन के साथ में एकल बंध बनेगा, तो तीनों दिशाओं में हमने 1-1 हाइड्रोजन है वो जोड़ दिया। अब इन हाइड्रोजन के जो 1-1 इलेक्ट्रॉन है उससे हम कैसे दर्शाएंगे, क्रॉस के द्वारा। इस हाइड्रोजन के हमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो एक तो खुद का हो गया, एक नाइट्रोजन से ले लिया।
तो सेम तरीके से क्या हो रहा है, तीनों कर रहे हैं अपनी संयोजकता पूरी और अष्टक पूरा कर रहे हैं। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 5 तो खुद के है, 3 और चाहिए। 3 कहाँ से लेगा, ये हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस प्रकार से इस नाइट्रोजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ने अपना अष्टक पूरा कर लिया और तीनों तरफ है वो 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। तो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होने से एक एकल बंध बनता है। तो इस प्रकार से 3 जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन से हमारे एकल बंध से जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट इसमें आता है CO2 में। देखो, कार्बन के आयतन कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के आयतन कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे भरेगा वो, एक कार्बन है, इसके दोनों तरफ हमें ऑक्सीजन जोड़ने हैं। अब इनके हम इलेक्ट्रॉन दर्शाएं तो कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इधर दर्शा दो, 2 इधर दर्शा दो। और ऑक्सीजन की 6 इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दर्शा दे हम। जब हमारे शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की तो इस कार्बन को 8 करने इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों ऑक्सीजन से 2-2 इलेक्ट्रॉन लेगा। 4 तो खुद के हैं, 2 इस वाले से लिए, 2 इस वाले से लिए। और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और अपने इलेक्ट्रॉन 6 कर देगा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो है 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है और इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। तो 4-4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होने से कैसे बंध बनेंगे, हमारे द्विबंध बनेंगे। और संरचना कैसी बन जाएगी, कार्बन जो है वो दोनों तरफ 2-2 ऑक्सीजन से जुड़ेंगे और द्विबंध बन जाएंगे। तो इस प्रकार से CO2 की संरचना होगी। CO2 के बाद हम बात करेंगे कि मेथेन की बिंदु संरचना किस प्रकार से होगी। मेथेन की अभी स्ट्रक्चर तो हमने देखी थी कैसी होती है, एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं। CH4, तो ये कार्बन है, इससे 4 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, चारों दिशाओं में हम 4 हाइड्रोजन रख लेते हैं। इनके पास में हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन हमने मेंशन कर दिया। कार्बन के आयतन कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो चारों इलेक्ट्रॉन हम चारों तरफ दर्शा देंगे, एक इस तरफ हो गया, एक इस तरफ, ये 4 इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिए। अब ये हाइड्रोजन अपना अष्टक पूरा करेगा, इस प्रकार से एक तो खुद का ले लेगा और एक इस कार्बन से ले लेगा, हो गए इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे। कार्बन की बात करें तो 4 तो कार्बन के खुद के है ही और 4 कैसे ले लेगा, चारों हाइड्रोजन से एक एक ले लेगा। तो इस प्रकार कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 तो खुद के और 4 ही क्रॉस वाले हाइड्रोजन के। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चारों तरफ 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है और अलग अलग हो रही है। तो 4 बंध बनाएगा और वो अलग अलग बनाएगा और एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं तो एकल बंध बनेंगे चारों तरफ। तो इस प्रकार से CH4, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेथेन की बिंदु संरचना हमने बना ली। तो आगे भी हम इस चैप्टर में जितने भी हमारे यौगिक आएंगे उन सब की बिंदु संरचना हमें बनानी है। एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफी रहती है। तो और आप बना के देखना, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस कर लेना, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आपको मेरी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। इस चैप्टर के जो नोट्स हैं उसकी PDF बना करके मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो वहां से आप उसको डाउनलोड करके नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।